Welcome back, my dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I am Jatin Dani. Today we are going to start with the next topic from the chapter 2, that is structure of atom. The next topic is the radius of the orbits, velocity of the electron inside that orbit and the energy of the orbits. तो ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट अगर ये टॉपिक स्टार्ट करना है तो इससे पहले आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो देन द टॉपिक्स विल नॉट बी क्लियर टू यू पीपल. तो आज वाले टॉपिक्स जो होंगे वो आपको क्लियर नहीं होंगे. सो फर्स्टली यू मस्ट सी द प्रीवियस वीडियो, देन कम टू दिस वन. And in this video, the things we are going to discuss is based on the postulates given by the Bohr model of an atom. You remember that what postulates have we discussed in the previous video? 5 postulates we have discussed in the previous video. One postulate is left. We are going to discuss that postulate in this video. So firstly, we are going to start with the topic that is radius of ऑर्बिट. अभी क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. तो अभी आपको याद ही होगा इससे पहले वाले वीडियो में आपने पोस्टुलेट्स जो पढ़े थे, उन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ रिलेशंस को फाइंड किया था. अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमारे पास था दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. याद आपको ये क्या था? दिस इज एंगुलर मोमेंटम. ये एंगुलर मोमेंटम था. mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. और इसके बाद हमारे पास जो था एक और चीज आपको मैंने रिलेशन फाइंड करवाया था. उसमें क्या बोला था कि मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है. उन दोनों चार्जेस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और उन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है. तो उनके बीच में जो फोर्सेस थी, एक इलेक्ट्रोस्टैट थी, दूसरी कौन सी फोर्स थी हमारे पास, दैट इलेक्ट्रोस्टैट के कारण उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही थी. और इलेक्ट्रोस्टैट के कारण जब सेंट्रीपिटल फोर्स इंट्रोड्यूस हो गई थी, दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया था. कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन था. रिलेशन क्या आया था हमारे पास, mv² बाय r इज इक्वल टू 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, अगर याद होगा z² बाय r². ये रिलेशन था. तो ये दोनों रिलेशन आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो जो है इसमें मैंने आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स करवाए हैं, वहां पे ये दोनों रिलेशन समझाए हैं. तो इन्हीं को यूज करेंगे और किसको फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को फाइंड करेंगे. ठीक है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है. अब आपने यहाँ पे r को निकालना है. r को निकालने के लिए तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें दे रखी है. सबसे पहले हमारे पास जो m है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है हमारे पास. v ये जो कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, है ना. r जो है रेडियस कांस्टेंट, इसी को तो फाइंड करना है. n भी कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, pi भी कांस्टेंट. यहां पे m v r सेम है हमारे पास. एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट. z जो है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी क्या होगी, सेम कांस्टेंट, सेम ही. ये हमारे पास जो है वेरी करेंगे. वेरी कैसे करेंगे, एटम टू एटम वेरी करेंगे. चार्ज सेम रहेगा. रेडियस जो है ये हमें क्या करना है यहां पे, फाइंड करना है. तो यहां पे क्या करते हैं, किसी भी जैसे मर्जी करके आप लोग v को कैंसिल करो. तो यहाँ पे v² है, यहाँ पे v है, तो v को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ. ठीक है. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड डिवाइड बाय इक्वेशन 2, और इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, m² v² r² is equal to n² h² 4 pi square अपॉन, इसका डिवाइड करना है m² बाय r. इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ze², ये 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा r². अब जो कैंसिल टर्म्स हो रहे हैं इनको कैंसिल कर दो. कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ध्यान देना. यहाँ पे जो है, यहाँ पे v² जो है कैंसिल हो रहा है v² के साथ, n जो है इसके साथ कट रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट जो है इसी को आगे लेके चलते हैं. m यहाँ पे m बच गया था एक, है ना. m
आर स्क्वायर अपॉन 1 बाय आर, ठीक है, 1 बाय आर ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पाई जो है इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 पाई इज कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 4 और 4 कैंसिल, तो ये बन गया नीचे पाई, ठीक है, तो बच गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और साथ में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर भी ऊपर चला गया और इधर हमारे पास क्या रहेगा नीचे जेड स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, इसके बाद आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय पाई, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर। अब कुछ तो रह गया नथिंग इज आर रह गया। अभी आर को फाइंड करना है, आर को फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है उसको सेपरेट कर दो, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद जो है ई स्क्वायर जो है वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन नहीं है यहाँ पे एन स्क्वायर बाय जेड, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, एन स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई इनटू ई स्क्वायर ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी वैल्यू पुट कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन नॉट पाई सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.529 इनटू n स्क्वायर z आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग में हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे देखो r कितना रहेगा, इट कैन बी रिटन एज 0.53 इनटू n स्क्वायर इनटू z। मान लो आपने किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को फाइंड करना है, किसी भी ऑर्बिट के रेडियस को फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे करो अप्लाई, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, r की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो इजीली। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स नोट इट डाउन, इसको नोट करो that how we can find the radius of any orbit। आप लोग यहाँ पे ना instead of driving the formula मैं आपको डायरेक्टली भी फॉर्मूला बता सकता था यहाँ पे, लेकिन some questions are there in the some such type of formulas, ये जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैक्स कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट पाई इनटू ई स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। समटाइम्स ही मे चेंज द वैल्यूज ऑफ चार्ज की वैल्यू को चेंज कर दिया, जैसे बोले चार्ज जो है डबल है, देन व्हाट यू विल डू, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही वहां पे, तो आपको वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, साथ में ये भी आपको याद होने चाहिए कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव किए, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, जल्दी से नोट करो इसको। कर दे रहा इसको, कर देते हैं जरूर। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट फाइंड the radius of electron present in the first orbit of hydrogen। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में आपने क्या करना, आपने इलेक्ट्रॉन दिस रेडियस फाइंड करना, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ सॉरी ऑर्बिट आप सीधे देखो फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे आप फर्स्ट ऑर्बिट करो, फर्स्ट ऑर्बिट क्यों, क्योंकि यहां पे ये जो z है दैट यू नो दैट इज एटॉमिक नंबर, और n क्या है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ शेल। जैसे k शेल के लिए n हो जाएगा 1, l के लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, m के लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के लिए n1 पहला शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है, तो n कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे r = 0.53 इनटू n स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास z आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज फॉर द हाइड्रोजन,
n की वैल्यू 1 है हमारे पास, z की वैल्यू कितनी है 1, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.53 into 1 square by 1, ये आ गया हमारे पास रेडियस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेथड से आप लोग n की वैल्यू डायरेक्टली, z की वैल्यू डायरेक्टली पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा, ऑर्बिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप लोग किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिट को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड z। n आपको बता दिया, n इज द नंबर ऑफ शेल KLMN और z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। इसको करो नोट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टर्म कौन सी थी, रेडियस आपने फाइंड कर लिया, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, पहले इसको नोट करो। Now the next is how we can find the velocity। तो इससे पहले तो भी आपने r की वैल्यू फाइंड की थी, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर साइन नॉट डिवाइडेड बाय पाई z स्क्वायर इनटू n। इसको सेपरेटली लिखिए, ठीक है, इसको यूज करेंगे आपको पता लग जाएगा। वैसे अब फाइंड करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन याद होगी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम mvr is equal to nh upon 2 pi, एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन है। तो इसमें आप r की वैल्यू पुट कर दो, वो रही mvr, r कितना आपके पास n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई e into n into z is equal to nh upon 2 pi। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, पाई कैंसिल हियर, h कैंसिल, एनीथिंग अदर जो कैंसिल हो रही है यहाँ पे, n कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे हो रहा हो, v किसके इक्वल आ जाएगा, n, ये n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 लेफ्ट, e स्क्वायर z अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे एक n बच गया था, यहाँ पे एक h बच गया था, ठीक है, n इनटू h। अब यहाँ पे देखो v किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू हाफ e स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट इनटू h इनटू z बाय n आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो e है चार्ज, एप्सिलॉन नॉट h, ये सभी कांस्टेंट, जब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, कांस्टेंट है 2.18 into 10 raised to power 6 into z upon n। तो ये हमारे पास है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और n क्या है हमारे पास यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ शेल, जिसमें हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लाइक अगर आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, कैसे करोगे आप फाइंड, यहाँ पे v का फॉर्मूला 2.18 10 raised to power 6 into z, एटॉमिक नंबर कितना होगा हाइड्रोजन का 1, कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहा है, फर्स्ट, एंड कितना हो जाएगा 1, तो v कितना आ जाएगा 2.18 10 raised to power कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो कैसे बनेगी 2.18 10 raised to power 6 into z upon n। लिथियम के लिए z कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑर्बिट की बात की है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा v is equal to 2.18 10 raised to power 6 into 1.5, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके v की आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी।
So note it down. This is the second how we can find the velocity of electron in a particular orbit. किसी भी ऑर्बिट में हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से नोट करो इसको। कर देना अब इसको, नेक्स्ट चले आगे। आई थिंक यू हैव नोटेड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे अभी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेरी सिंपल, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे v फाइंड किया था, v की वैल्यू क्या थी? ze स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n e की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड की थी आपने 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n z स्क्वायर। तो इसी v को यहां पे पुट कर दो आप लोग काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, हाफ m v z स्क्वायर एंड 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? हाफ m z स्क्वायर e पावर 4h एप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर। इसमें जो कॉमन है इसको कॉमन निकाल दो, मतलब जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो। 2 हाफ m की वैल्यू फिक्स है, ऊपर आ जाएगा 2 into 4 into h into एप्सिलॉन नॉट into n स्क्वायर into z स्क्वायर into e पावर 4। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4m e पावर 4 8h एप्सिलॉन नॉट इनटू z स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा? z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। ये सभी कांस्टेंट है, इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दो, m को पुट कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट कर दो। जब सभी वैल्यूज को पुट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.36 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। ये क्या चीज है हमारे पास? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज किसमें होगी? इलेक्ट्रोवोल्ट्स में होगी। और z क्या है हमारे पास यहाँ पे? अगेन एटॉमिक नंबर, और n क्या है हमारे पास यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल में हमारे पास बताया है कि के लिए n कितना रहेगा? 1, l के लिए 2, so जल्दी से इसको नोट करो। आफ्टर दैट वी विल गो टुवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी। करो इसको, कर दिया आपने। अब इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी? 1.36 z कितना हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा z into 1 square 1 eV। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.36 इलेक्ट्रोवोल्ट। This is the kinetic energy of the electron present in the first orbit of the hydrogen. इसको नोट करो, very simple, very easy. Now next is potential energy. Now next is potential energy. पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि चार्जेस के बीच में कैसे आ जाएगी। सर आपने तो बोला वो आप हमने तो पहले पढ़ा हुआ है दैट सम ऑब्जेक्ट इज ऑन पर्टिकुलर हाइट mgh का फॉर्मूला लगता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब चार्जेस की बात हो रही है, मान लो 2 चार्जेस हैं हमारे पास, तो दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कौन सी बोलेंगे? उनके चार्जेस की फोर्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट चार्जेस की बात करें तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव,
चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। टू पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी फोर्स होगी, वो रिपेलिंग वाली आ जाएगी, रिपेल हो जाएंगे वो। टू नेगेटिव के बीच में वो भी रिपल्शन हो जाएगी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास टू चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 है, Q2। Q1 के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इन पॉजिटिव इन नेगेटिव बाय क्या आ जाएगा r। ठीक है। अगर मान लो यही जो चार्जेस हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते, तो मान लो ये जो Q1 है ये हमारे पास है एक न्यूक्लियस, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, ये है इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, Zd बताया हुआ आपको, Zd कैसे आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना हमारे पास -e हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा r, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बन जाएगा, नेगेटिव इसके आगे आ जाएगा बच्चा, इसके आगे आ जाएगा नेगेटिव Zd² इनटू क्या आ जाएगा r आ जाएगा। ये क्या आ चुका है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे r की वैल्यू कर दो, r की वैल्यू तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपने फाइंड की थी r की वैल्यू, Ze² 4 pi epsilon naught into r, m² h² epsilon naught into pi Ze² into m। ये वैल्यू थी, ये ऐसे थी ना कि नीचे आना पाई Ze² into m नीचे था, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेगा, ऊपर ले गया हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद देखो कितना आ रहा है हमारे पास, ये एप्सिलॉन नॉट तो नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ पे देखो जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके देखो उसको, ये बन जाएगा z का स्क्वायर e⁴ इनटू पाई इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास m आ जाएगा न्यूमरेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या आ जाएगा स्क्वायर इनटू m² इनटू x²। जो वैल्यूज कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, जो वैल्यूज कांस्टेंट है ना यहाँ पे इसको बाहर निकालो, -Ze⁴ इनटू m, z को आप पीछे ले जाओ, यहाँ पे z आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x² अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m²। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया था, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल फाइंड किया था हमने, काइनेटिक एनर्जी था हमारे पास दैट इज E4 पाई इनटू m बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x² इनटू z² बाय n², ये था काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, द वैल्यू इज 1.36 बताई थी, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 8, तो क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो डिवाइड, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 बन जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, तो ये बन गया, इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1.36 इनटू z² अपॉन m² इनटू क्या आ जाएगा 2। दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव 1.36 इनटू z² बाय m², ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। इसके बाद क्या फाइंड करना हमने, टोटल एनर्जी को फाइंड करना है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वेरी इजी सिंपल फॉर्मूला हमारे पास, क्या है फॉर्मूला हमारे पास टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या कर देंगे हम सम कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हमारे पास यहाँ पे प्लस 1.36 इनटू z² बाय n², पोटेंशियल एनर्जी कितना हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव 2 इनटू 1.36 इनटू z² बाय n²। अब इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो कितना रहेगा नेगेटिव 1.36 z² n²। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। नेगेटिव में तो z क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है।
तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या फाइंड किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे, टोटल एनर्जी, जो किसका सम था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने पुट कर दी ये वाली, और पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इसके आगे 2 था, इसके आगे 1 था, मल्टीप्लाई में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी को हमने क्या करी, फाइंड कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, उसको करते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। कर लिया, कर लिया। तो अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1.36 इनटू z² बाय n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो इसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, total energy of the electron in the nth shell of hydrogen। ठीक है, इसकी बात करेंगे कि टोटल एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की कौन से शेल में, nth शेल में हमारे पास, है ना। तो उसका कितना होगा हमारे पास nth शेल में। तो सबसे पहले देखो ध्यान से याद, जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, दैट इज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.36 into 1 upon n²। ठीक है, इसके लिए फॉर फर्स्ट शेल के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल एनर्जी की, 1.36 into 1/1 कितना आ जाएगा, 1 नेगेटिव 1.36 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर सेकेंड शेल टोटल एनर्जी की वैल्यू 1.36 into 1/2 द स्क्वायर, 1.36 डिवाइड्स बाय कितना आ जाएगा, 4 वैल्यू है हमारे पास, 3 पॉइंट ये आ जाएगा लगभग हमारे पास 1.36 n² 4 या जाएगी नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस यहाँ पे ना हमने प्रीवियस थोड़ी सी गलती करी, हमें 13.6 आएगा बेटा, प्लीज मेक करेक्शन इन द वैल्यू, यहाँ पे 13.6 आएगा। इससे पहले 1.3 हमने कंसीडर किया था, 1.3 नहीं आएगा, इट इज 13.6। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बेटा थोड़ी चेंज करो, वहां पे ना कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद 13.6 into z² बाय n² आएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास चेंज हो जाएगी, 13.6। जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पॉइंट का डिफरेंस है वो चेक करेगा, सभी में चेंज है, 13.6 है। मैंने आपको शायद 1.36 लिखवा दिया, वो 1.36 नहीं आएगा, वो आएगा 13.6 आएगा, 13.6 13.6 13.6, यहाँ पे भी 13.6 है, यहाँ पे भी 13.6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 13.6 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे 13.6 को कितना आ जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, मैं भी सोच रहा था इसी वैल्यू कम हो, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू कम होनी चाहिए थी, पता नहीं क्या 13.6 आएगा बेटा आप लोग फॉर थर्ड शेल, यानी कैसे गलत लिख दिया, 1.36 लिखे 13 यहाँ पे देखो 13.6 into 1/3 क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, 13.6 डिवाइड्स बाय 3 कितना आ जाएगा, 9 को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर हम क्या करेंगे फॉर फोर्थ शेल के लिए टोटल एनर्जी की बात करेंगे, 13.6 into 1/4 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 13.6 डिवाइड्स बाय कितना आ जाएगा, 16, 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अब यहाँ पे देखो जो है वैल्यू वो डिक्रीज कर रही है। अगर मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल, ये N शेल। ठीक है, इसके लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 13.6, इसके लिए वैल्यू कितनी है 13.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है नेगेटिव ऑफ 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो मतलब जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चीज हमें दिमाग में रखना कि जैसे जैसे शेल हमारे पास यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2,
इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे शेल जो है वो बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, हमारे पास ध्यान देना, ये वैल्यू देखो नेगेटिव हो रही है और ज्यादा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वैल्यू ग्रेटर है। ये क्या क्या है हमारे पास, सो मिनिमम वैल्यू, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे नजदीक होगा न्यूक्लियस के, मिनिमम वैल्यू 13.6 नेगेटिव। जैसे जैसे वो दूर जाएगा हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है किसी भी शेल में से, इसको बाहर निकालना है तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको, प्लस 13.6। इसको बाहर निकालना है तो कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्लस 3.4। इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस 1.5, इसको निकालना पड़ेगा तो प्लस 0.85, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते हमारे पास जो है, जब हम nth शेल पे पहुंच जाएंगे, nth शेल, तो वहां पे जाके जो एनर्जी है बहुत दूर चले जाएंगे। मतलब अब इसके लिए जो nth शेल है, दिस इज अ सिंगल एटम, एटम इतना छोटा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, उसको देख भी नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए जो nth होगा वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग उसके लिए दूर नहीं होगा, लेकिन एटम के साइज को अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा nth दूर चला जाएगा, ठीक है। तो nth शेल जो होगा वो दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो जिसके कारण इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, देखो nth मींस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बन जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, मतलब वही हो गया ना बात। देखो 13 पहले वाला इलेक्ट्रॉन 13.6, 3.4 then 1.5 then 0.85, चलते 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 आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को मिनिमम करना है। मिनिमम कहां पे जाके होगी, इनफाइनाइट पे हो जाएगी। इनफाइनाइट पे जाके जो वैल्यू हो जाएगी वो सबसे कम है ना हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, जब यहाँ पे टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में n में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये वाला, जब यहाँ पे आप इनफाइनाइट पुट कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी, n कहां पे इन्फिनिटी पे है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 13.6 इनटू कितना हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है 13.6 इनटू क्या हो जाएगा 0। दैट मींस आपकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी हमारे पास। कौन से शेल के लिए, nth के लिए। मतलब nth मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चला गया, बाहर चला गया, रिमूव हो गया, एटम में से रिमूव हो चुका है। कौन से शेल में जाके, nth, क्योंकि nth कहां पे है आपका, इनफाइनाइट के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल ऑफ हाइड्रोजन। nth कैसे 13.6, देखो यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, और जीरो कब हो जाएगी हमारे पास, जब ये कहां चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। दूर जाने का मतलब इन्फिनिटी। तो जैसे इन्फिनिटी हुआ मैंने इसको इन्फिनिटी पुट भी, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो मैंने देखा टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी हमारे पास, 0 बन रही थी हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हमारे पास जो है वो अभी बोहर के पोस्टुलेट ही चल रहे हैं। तो बोहर के पोस्टुलेट से हमने R भी फाइंड कर लिया, V भी फाइंड कर लिया, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली, टोटल एनर्जी को भी मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक लास्ट पोस्टुलेट जो है, सिक्स्थ पोस्टुलेट था, दैट इलेक्ट्रॉन, लास्ट पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, दो यहाँ पे इसके सिचुएशंस बन जाएगी, कुछ सिचुएशंस बन जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। उसके बाद इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, जहां पे चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। सेकंड है इलेक्ट्रॉन व्हेन लूज एनर्जी, ठीक है, इट गोज टू डी एक्साइटेड स्टेट, और इसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट भी बोलेंगे। ये आपको यहाँ पे ऑर्बिट के साथ समझाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे ये K शेल है और ये L शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। मैंने आपको बताया था इसको अगर बाहर निकालना है तो 13.6 जो है वो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था ये वैल्यूज याद रखना, हमने 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, सेकंड वैल्यू थी हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास दैट इज ए नेगेटिव, तो नेक्स्ट थी 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, नेक्स्ट है हमारे पास 0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। इस चीज को ध्यान समझना। अब मैंने ये 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट जो है इसको 13.6 यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस था, ये रहा न्यूक्लियस, ये K शेल है और ये है L शेल और ये है M शेल, ठीक है। इसमें वैल्यू कितनी है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1.5। तो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो K शेल में है, आपने इलेक्ट्रॉन को K से L शेल में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको 13.6 3.4 2, दैट मींस आपको यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव में 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे दी, 10.2 के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां पे चला जाएगा, कौन से शेल में चला जाएगा, एल शेल में चला जाएगा। और ये जो एल शेल है हमारे पास, ये कौन सा शेल है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास। जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी स्टेट के ऊपर आएगा, ठीक है, तो अपने में इलेक्ट्रॉन बॉडी में से एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो ये ज्यादा टाइम जो है एक्साइटेड स्टेट में नहीं स्पेंड करेगा, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, लूज एनर्जी। एंड जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेशन, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन बोलते हैं। जब लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन, जब एनर्जी मतलब इसमें से क्या हो चुकी है, लूज हो चुकी है, दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। जब लूज करेगा तो अपनी ही स्टेट में वापस चला जाएगा, जब क्या करेगा, गेन करेगा तो कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड। लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, 13.6 वैल्यू है इसकी इलेक्ट्रोवोल्ट की, आपने यहाँ पे इसको जो वैल्यू है वो कितनी दे दी, लेट अस से आपने वैल्यू दे दी इसको 6 वोल्ट दे दी, इलेक्ट्रोवोल्ट 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, 6 का मतलब क्या हुआ, कितना रह गया 7। क्या आपके पास कोई ऐसा शेल है जिसमें नेगेटिव ऑफ 7.6 इलेक्ट्रोवोल्ट जिसकी वैल्यू नहीं है, तो मतलब इसको आपको वैल्यू जो है वो पूरी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट देनी होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में जाएगा। अगर आप इसको 6 इलेक्ट्रोवोल्ट वैल्यू दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बीच में तो कहीं रह नहीं सकता, तो ऑर्बिट में तो जाने की तो इसको 10.2 या फिर आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे 30.6, दैट इज 1.15, देन 5, देन 5, देन 4, या फिर आप इसको एक काम कर सकते हो यहाँ पे 12.45। जैसे आपने इसको 12.45 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू दी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन से शेल में चला जाएगा, एम शेल में चला जाएगा। मतलब ये बीच में कहीं नहीं रह सकता, ठीक है ना। लेट अस सपोज आपके फादर ने जैसे बोला आप लोगों को कि दैट आप अगर 90% मार्क्स लेके आओगे तो आपको मैं मोबाइल फोन लेके दूंगा, ठीक है, 80 लेके आओगे तो आपको मतलब मोबाइल जो है उसका छोटा वर्जन मिल जाएगा, ठीक है, 70 लेके आओगे तो फिर क्या होगा, जो आपको कीपैड वाला मोबाइल मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन या तो 90 है या 70, 80 है या 90, बीच की ऑप्शन नहीं है, 85 वाली ऑप्शन नहीं, 75 वाली, या तो आपको 90 लेना या 80 लेना या 70। तो वैसे ही यहाँ पे या तो उसको इलेक्ट्रॉन को उतनी वैल्यू दो जो मतलब एग्जैक्टली उसको एक्साइट करवा सकती है उसकी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दैट द सिक्स्थ पोस्टुलेट व्हिच टेल अस अबाउट द एक्साइटिंग एंड डी-एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। So here we have completed the Bohr-Neal-Bohr model of an atom, which told us about the 6 postulates from where we have found the radius of the that is orbit, velocity of the electron in the orbit,
kinetic energy, potential energy, total energy, plus along with the sixth postulate. And in the next, we are going to talk about the spectrum. We are going to discuss about the spectrum. That what about how the various gases show the different type of the spectrums. Let us take an example here. रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया था, वो इसी स्पेक्ट्रम के कारण हुआ था। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ट्यूब है, इस ट्यूब में मेरे पास यहाँ पे गैस है, एक्स गैस है, कोई भी इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर देखा तो यहाँ पे विब, यहाँ पे क्या हो रहा है? विब तो विजिबल है, ये नहीं विजिबल, ठीक है। ये जो ग्योर है ये विजिबल नहीं है। कौन सी गैस के केस में? एक्स गैस के केस में। जब ये एक्स गैस में व्हाइट लाइट पास करेगी ना, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर से ये तीन कलर विजिबल है, ये विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चार कलर थे, ये जो कलर होते हैं इनको बोलते हैं इनकी वेवलेंथ होती है। इनकी वेवलेंथ के कारण इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे हम यहाँ पे। और जितने भी कलर्स होंगे सभी की पर्टिकुलर क्या होगी? वेवलेंथ। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण हमें ये कलर जो है वो क्या नहीं होंगे? दिखाई देंगे। इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि दैट हाउ वी कांट एबल टू सी द स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कौन सा स्पेक्ट्रम है? जैसे एब्जॉर्ब, कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो गया हमारे पास? ये कलर एब्जॉर्ब हो गए हैं। ये कलर कैसे एब्जॉर्ब हुए हैं? कैसे इलेक्ट्रॉन्स ने इन कलर को गेन कर लिया, कैसे उनकी एक्साइटमेंट हो चुकी है। तो यही चीज जो है हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।